Hi everyone, how are you? Good afternoon. Okay, so I hope you guys can hear me. Yes, ma'am. क्लियरली आवाज आ रही सभी को? Yes, ma'am. I hope you guys can hear me. Am I audible? Yes, ma'am. Okay, Komal. So last हमने जो कल कवर किया है, first topic of your syllabus, the first unit, which was contract and the essentials or the essential elements of the valid contract. तो जो भी contract valid है, valid contracts are those जो हमने elements कल हमने पढ़े थे, whichever contract would have all those elements which are necessary to make a contract valid, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड होंगे और इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी होंगे. ठीक है, लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो बेसिकली हमारे हिसाब से या एज पर द लॉ जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हैं, वो बेसिकली फिर क्या हो जाते हैं, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं एक तरह से. उनको हम कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स. वॉइड एग्रीमेंट्स. तो नेक्स्ट टॉपिक इफ यू सी इन योर सिलेबस इज दिस ओनली. I'll make you again explain. मैं आपको दोबारा से एक बार सिलेबस दिखा रही हूँ. I'm coming back on the syllabus page and then you will also understand कि हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं. और void agreement जो है वो कैसे हमारे सिलेबस का पार्ट है. If you want me, I can show that to you. ये सिलेबस दिख रहा है आपको अभी? Yes, ma'am. इसका मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ. देखिए, फर्स्ट यूनिट में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हमने पढ़ा है उसका मीनिंग एंड एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने कल की क्लास में ओवर किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि कौन कौन से एसेंशियल्स हैं, जैसे कि ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कंसेंट था, फ्री कंसेंट था, कंसीडरेशन हमने पढ़ा था. ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी, जो कि हमने दिखाया था कि दोज वर द एलिमेंट्स ऑफ अ या फिर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट थे ये सारी चीजें.
अब इसके आगे नेक्स्ट है हमारा वॉइड एग्रीमेंट्स। वॉइड एग्रीमेंट्स, कासी कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंट मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारे 4 अलग टॉपिक्स हैं रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कंसीडरेशन तक जो इसमें सेकंड पॉइंट सेकंड लाइन में है कंसीडरेशन, वहां तक हमारा एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक है जो हमने कल तक कवर कर लिया था। ठीक है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मीनिंग उसका और उसके एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब आप नेक्स्ट जो देख रहे हैं वॉइड अग्रीमेंट्स, ये दिख रहा है आपको सेकंड लाइन में, कंसीडरेशन के बाद, कंसीडरेशन तक हमारे ये सब एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट थे। अब वॉइड अग्रीमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली अब हम यही टॉपिक है जो आज का जो हमारा जो हम डिस्कस कर रहे हैं वॉइड अग्रीमेंट्स। ठीक है, void agreements basically are those agreements which are not enforced by law courts। बहुत क्लियर है पहली लाइन से। void agreements वो agreements हैं जिनके लिए जो कि enforceable by law नहीं है। when I say enforceable by law यानी कि उनके breach होने से हम contracts के की जो भी terms conditions हैं या उसकी वजह से जो भी हमारा एक तरह से ये है कि हम कोर्ट में जो जाते हैं अगर breach हो जाता है कुछ भी justification के लिए, तो void agreements के लिए हम वो चीज नहीं कर सकते। These are not enforceable by the law courts। ठीक है, as per the सेक्शन 2G ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना हुआ है इंडियन लॉ में जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर सारे रूल्स हैं एंड ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर बीइंग मेड, चाहे वो वैलिड हैं या नहीं है या वॉइड हैं, क्या क्या उनकी टर्म्स हैं, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड समझते हैं या इन्फोर्सेबल बाय लॉ है या नहीं है, वो सब कुछ आइडेंटिफाई किसमें किया हुआ है, इंडियन लॉ में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ठीक है, तो अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो वॉइड एग्रीमेंट को कैसे डिफाइन करता है वो हम पढ़ रहे हैं। और डिफाइन किसमें हुआ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2G में डिफाइन हुआ है दैट एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सिंपल चीज, कोई भी एग्रीमेंट जिसके लिए हम जा नहीं सकते हैं कोर्ट में अपनी जस्टिफिकेशन के लिए, या अगर कोई ब्रीच कर दे तो उसके लिए हम कोर्ट से कुछ अपने लिए कॉम्पनसेशन नहीं मांग सकते या दूसरे पार्टी को कोई लॉस नहीं दे सकते, वो सारे एग्रीमेंट्स वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। ठीक है, दस द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट गेट एनी लीगल रिड्रेस इन द केस ऑफ वॉइड एग्रीमेंट्स। तो हमने अगर कोई एग्रीमेंट किसी के साथ ऐसा किया है जो कि वॉइड है, जो कि वैलिड नहीं था, तो हमें बेसिकली फिर उसकी उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को फिर हमें इस तरह से करना होगा कि हम अगर चाहें भी तो हम जाकर अपना कोई एडवोकेट करके या कुछ ऐसा करके अगर हम सोचें तो हम वो नहीं कर सकते, हम कोर्ट से कोई हेल्प नहीं ले सकते। यही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर भी दिखाया हुआ है। गिव मी जस्ट 1 मिनट, हाँ होल्ड ऑन, देयर इज सम जस्ट वन, होल्ड ऑन। Okay, so void agreements arise due to the non-fulfillment of one or more condition laid down in the section 10 of the Indian contract। जो section 10 में जो laid down की हुई है conditions, वो सारी वही conditions है कि basically जो हमने कल essentials of valid contract पढ़े थे कि वो उसमें कुछ consideration होना चाहिए, एक proper legality होनी चाहिए, या बहुत सारे जो भी हमने acceptance होना चाहिए, offer होना चाहिए, ये सारे terms, उनमें से कोई भी अगर एक चीज हमारी fulfill नहीं कर रहा है हमारा agreement, अगर हमारा एग्रीमेंट उनमें से कोई भी एक सिचुएशन को या कंडीशन को या एसेंशियल जो उसके थे उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वो हमारा एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये किस में लेट डाउन है, सेक्शन 10 में लेट डाउन है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऑल द एग्रीमेंट्स आर द कॉन्ट्रैक्ट्स। अब अगर हमसे कोई पूछे कि अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या है, तो अग्रीमेंट, जितने भी अग्रीमेंट हैं वो सारे अग्रीमेंट जो हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट हैं या नहीं अभी वो भी पढ़ना है। सो ऑल द एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड विद फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कंपीटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द लॉफुल। यानी कि वो सारे अग्रीमेंट्स
वो सारे एग्रीमेंट्स जो कि हमने पार्टी के फ्री कंसेंट से किया है, दोनों पार्टीज अपनी मर्जी से सारी कंडीशंस को अग्री कर रही हैं, किसी के फोर्स में आके अग्री नहीं कर रही हैं और साइन कर रही हैं, और एक प्रॉपर लीगल चीज भी है वो जिसके लिए अग्री कर रही हैं, काम करना या जो भी हम टर्म्स एंड कंडीशंस अग्री कर रहे हैं वो लीगल भी है उस पर्टिकुलर कंट्री में वो काम होने के। ऐसा नहीं कि कोई इलीगल काम में दोनों अग्री कर रहे हैं। फ्री कंसेंट होना चाहिए, लीगल लॉफुल होना चाहिए, कुछ एक कंसिडरेशन होना चाहिए कि एक पार्टी का अगर फायदा है तो दूसरी पार्टी का क्या फायदा होगा, मॉनेटरी टर्म्स में होगा, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में होगा, कुछ तो बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट को हम कंसिडरेशन बोलेंगे। और उसका कोई एक ऑब्जेक्टिव होगा, दो लोग आपस में आके काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, या कुछ भी किसी की हेल्प करना चाहते हैं, या कोई एक अच्छा कॉज है, किसी गरीबों की मदद करना चाहते हैं, तो वो बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव होगा उनका। लॉफुल ऑब्जेक्ट भी अगर होता है तो वो बेसिकली वो सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जबकि वो वॉइड भी नहीं होगा। वो एग्रीमेंट्स जो वॉइड नहीं है, यानी कि ये सारी सिचुएशंस उनमें होंगी और वो किसी भी तरह से वॉइड नहीं होंगे, तो हम उनको अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बुला सकते हैं। ऑल दोज एग्रीमेंट्स विच have these facilities, which have these essentials of free consent, lawful consideration, ये सब चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव उनका लॉफुल है और वो void नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। Nothing hereby contained shall affect any law enforced in India and not hereby expressly repelled, by which any contract is required to be made in writing or in the presence of witness, or any law relating to the registration of the documents. ठीक है, अब ऊपर वाले स्टेटमेंट से हमें ये क्लियर हो जाता है कि कोई भी एक कंडीशन जो बिलो कंडीशंस हैं उनमें से कोई भी एक कंडीशन को अगर हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, या बेसिकली हमारे केस को कोई एडवोकेट लेगा ही नहीं, कोई एडवोकेट नहीं लेगा। तो वो कौन सी कंडीशंस है, एक तो है फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। पहला है फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। पार्टी अगर उनमें से किसी एक पार्टी ने कह दिया मेरी कंसेंट नहीं है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करना चाहता हूँ या आना नहीं चाहता हूँ इस पर्टिकुलर चीज में कि तुम मुझे आकर ये मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई एक पर्सन है जो आप चाहता है कि आप उसके बिजनेस में उसकी हेल्प करो, काम करो, जबरदस्ती उसके साथ काम करो, तो अगर आपकी कंसेंट है ही नहीं, फ्री कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है मेरी मर्जी होना कुछ काम करने में, अगर मेरी मर्जी ही नहीं है उसके साथ कुछ काम करने में तो वो फोर्सफुली मुझसे कोई भी काम नहीं करा सकता। इसका मतलब नहीं करा सकता तो मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करूंगी उसके साथ, और कॉन्ट्रैक्ट अगर मैंने साइन नहीं करा, मेरा फ्री कंसेंट नहीं था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। अल्टीमेटली वो अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड अग्रीमेंट हो जाएगा। अग्रीमेंट कैसे, कि सपोज हमने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस पेपर पे हम ले आए, देयर इज सम डॉक्यूमेंट, नाउ दैट डॉक्यूमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये सारी चीजें करेंगे, दोनों पार्टीज के साइन होंगे, फ्री कंसेंट होगा, और जो भी हमने उसके अंदर कंटेंट डाला है वो लॉफुल होगा, कोई प्रॉपर लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर पहली ही चीज है फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज नहीं है, तो दोनों पार्टीज या तीन पार्टीज, जितनी भी पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट में एग्री हैं हुई हैं पार्ट लेने के लिए, अगर उनका फ्री कंसेंट नहीं, वो साइन ही नहीं करेंगी। पहली ही चीज हमारी फुलफिल नहीं हुई तो वो बेसिकली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वॉइड अग्रीमेंट हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट तक बात पहुंची ही नहीं। ठीक है ना। अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस ही ये है कि हम ये सारी चीजें जब फुलफिल कर रहे हैं तब ही हमारा कोई एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, और अगर साइन ही नहीं हुआ वो तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाया, इट वाज जस्ट, फिर तो वो एज मतलब यूजलेस है बिल्कुल वो पेपर, अगर साइन उस पर नहीं हो। और साइन होने की वैल्यू इतनी है कि साइन होने के बाद वो अग्रीमेंट अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक तरह से स्टार्ट हो गया, और बाकी सारी चीजें भी अगर उसके अंदर ठीक है कि कंटेंट भी ठीक है, लीगल है, कंसिडरेशन भी है, सब कुछ है, तो वो प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है विच कैन बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ ऑल्सो। कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, कॉम्पिटेंसी से क्या मतलब समझते हैं आप लोग, किसी को समझ आया कॉम्पिटेंसी वर्ड क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे, भानु, कोमल, आदित्य, किसी को भी पता हो कि व्हाट इज कॉम्पिटेंसी बेसिकली? हाँ जी बेटा, आइए ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग लेटर के लिए आए हैं आप लोग, किस लिए आए हैं? मैम एक्चुअली हमने ना YMCA में कुछ बग्स वगैरह रिपोर्ट किए थे, और अभी करंटली हम YMCA की सिक्योरिटी वगैरह मैनेज करने जा रहे हैं। हमने अपना स्टार्टअप ऑन किया है, तो YMCA के जो IT सेल के हेड हैं, उन्होंने हमें कहा था कि आप अपने कॉलेज से एक लेटर हेड पे ये लिखवा करके ले आओ कि आप YMCA के लिए काम करना चाहते हो। We want to join YMCA.
नॉट ज्वाइन, मतलब कि जैसे एक होता है ना क्लाइंट की तरह। अगर आपके पास लैपटॉप, आप एक सेकंड बेटा मेरा ब्राउजर। क्लास चल रहा है अभी, आप अब लोग क्लास कॉलेज में में कब तक हैं? अभी तो रुके हुए हैं, जब अभी तक रुके हैं लेटर हेड आप? नहीं मिलता तब तक रुके हुए हैं। 2 o'clock तक आ जाओगे आप मेरे पास? 2 बजे आ जाओ, 20-25 मिनट के बाद आ जाओ, ओके, ठीक है? थैंक मैं यू। मिलती हूँ आपको यहीं पर ही। थैंक यू। सॉरी गाइस। तो कॉम्पिटेंसी से हम क्या समझते हैं? जैसे कि हमने फ्री कंसेंट से समझा कि मर्जी दोनों की, फ्रीली दोनों अपनी मर्जी से दोनों पार्टी साइन करने के लिए रेडी है कोई कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज का क्या मतलब है? कि वो दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट भी हो एक दूसरे से। ऐसा नहीं हो कि उनमें से एक पार्टी पागल है, एक दो लोगों के बीच में, ए एंड बी के बीच में साइन हो रहा है, या एक्स या वाई के बीच में साइन हो रहा है, उसमें से एक्स आदमी है, उसका दिमाग ही ठीक नहीं है, या ही इज मेंटल, या ही उसका या ही इज नॉट वेल, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इसका मतलब वो कंपिटेंट नहीं है पार्टी। और कंपिटेंट अगर पार्टी नहीं है तो फिर भी अगर वो साइन करता है तो उसका मतलब ऑब्वियसली फ्री कंसेंट शायद उसकी ना रही हो, या उसे पता ही ना हो कि क्या हो रहा है उसके साथ, किसी ने जबरदस्ती साइन करवा लिया हो, थंब इम्प्रेशन जबरदस्ती ले लिया हो, तो देन दैट इज ऑल्सो, यू कैन से दैट एग्रीमेंट ऑल्सो बिकम्स वॉइड हो जाएगा। फिर से उस चीज को हम नहीं ले जा सकते कोर्ट में। अगर हम एक बार को ले भी जाते भी हैं तो सेकेंड पार्टी जिससे हम जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं, जिससे हम कोई लॉस का अपना कुछ पैसा मांग रहे हैं कोर्ट के थ्रू या कुछ भी, वो दूसरी पार्टी प्रूव कर देगी कि एक पार्टी इसमें से इनकम्पिटेंट थी, कॉम्पिटेंट नहीं थी जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसीलिए हम वो केस में भी देन दे विल विन द केस एंड हम लोग लूज कर जाएंगे। सो वी शुड नो कि वॉइड एग्रीमेंट्स क्या है, और वॉइड एग्रीमेंट्स के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर हम जा रहे हैं तो हमारी गलती है, कोई दूसरा जा रहा है तो हम इससे बच भी सकते हैं, दूसरी पार्टी को अपने आप से को एक्सप्लॉइट करने से भी, ठीक है? दोनों तरह से ये बातें होती हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ अ लॉफुल कंसिडरेशन, जो हमने पढ़ा था एसेंशियल्स में ही कल, कि कंसिडरेशन जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही पर्सन का बेनिफिट है, दूसरे पर्सन का क्या बेनिफिट है उसमें रिटर्न में होना चाहिए, मॉनेटरी। जैसे कि सैलरी की बात होती है, एम्प्लॉयमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें लिखा होता है कि मंथली सैलरी इतना होगा, तो वो लॉफुल कंसिडरेशन हो गया। अब वो लॉफुल कंसिडरेशन का क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि मतलब एक पर्सन है जो कि 12th पास है, ठीक है, ही इज नॉट इवन अ ग्रेजुएट, और हम उसको बोल रहे हैं कि भाई हम तुझे 1 करोड़ रुपए साल का देंगे, तो वो लॉफुल कंसिडरेशन नहीं हुआ। किस बेसिस पे आप किसी पर्सन को 1 करोड़ रुपए पर एनम का पैकेज दे रहे हो जब उसकी उतनी वर्थ ही नहीं है? तो ठीक है, तो कंसिडरेशन होना चाहिए, और कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए। वहीं पर ही कोर्ट आगे से वो उस कॉन्ट्रैक्ट को भी एक तरह से वॉइड एग्रीमेंट बना सकता है, ये देख के कि जो कंसिडरेशन उसमें लिखा है दिस इज नॉट वैलिड, या दिस इज नॉट राइट, या दिस इज नॉट बेसिकली सर्टेन, ठीक है? एग्जिस्टेंस ऑफ लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट में जो भी कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशंस हैं, और जिस भी वजह से दो पार्टीज साथ काम करने के लिए रेडी हो रही हैं, या गैदर हो रही हैं, या कुछ भी करने के लिए तैयार हो रही हैं, उनका उस चीज से कुछ ऑब्जेक्टिव है, किसी चीज के लिए वो काम करें। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग अगर साथ में काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाला कॉन्ट्रैक्ट ही है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, तो भी उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट, है ना? दो लोग कोई बिजनेस करेंगे तो किस लिए बिजनेस करना चाहते हैं? अपने पैसे को लॉस करने के लिए तो नहीं बिजनेस करेंगे। टू अर्न प्रॉफिट देन बिकम्स देयर लॉफुल ऑब्जेक्ट। हाँ, हम पैसा कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं और वो लीगल भी है और लॉफुल है बेसिकली, तो हम उसको लीगल बोलेंगे। और ऑब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी अच्छा एक सॉलिड ऑब्जेक्टिव होगा कि प्रॉफिट अर्न करना है या पैसा कमाना है, और लॉ भी इस चीज को मना नहीं करता। Agreement being not included in the list of those specially declared to be void by the, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कुछ और भी चीजें हैं जो कि इन सब सेक्शंस में मेंशन्ड हैं, 26, 27, 28 से लेकर 30 तक और 56। इन सेक्शंस के अंदर जो भी चीजें हमारे पास इंक्लूडेड हैं, वो सब चीजें भी इस अग्रीमेंट में नहीं होनी चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड वॉइड एग्रीमेंट बनेगा। इन सेक्शंस में क्या लिखा हुआ है, यू कैन, इफ यू वांट टू गो, वो उतना डिटेल में हमें जाने की वैसे जरूरत नहीं, बट इफ यू वांट टू गो यू कैन गूगल एंड नो मोर अबाउट दीज सेक्शंस की क्या मेंशन्ड है। Completion of certain formalities required by any law of the country like Transfer of Property Act, Companies Act, etc. अब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में हमें, फॉर एग्जांपल, देयर आर सो मेनी पीपल या सो मेनी सम, बोलिए। हमें एक बार ब्लैंक में और दे दोगे? एक ब्लैंक ले लिया ना? नहीं मैम, नहीं लिया। दिखाओ। मैंने टी से लिया था, ब्लैंक नहीं लिया मैंने।
मैंने आपको 2 तो दिए ना। नहीं मेरे को नहीं दिया मैम, वो सॉरी, दूसरा बंदा था। चेक कर लेती हूँ। आप अभी हो कॉलेज में या यही काम के लिए हो बस? मैं बस यही काम के लिए हैं, बाकी थोड़ा सा नीचे एक बार वो क्लियर हो जाए तो वो और बचा है बस खाली, उसकी वजह से रुके हुए थे, तो चले जाते हैं। हम डेट का भी ब्लैंक दे देना। हेलो, यस। That's right, yeah. Oh, okay. Okay, great. I've recently joined in placements. I have been associated with the organization for 6 months now. Yeah, but looking after the placements and everything for a month. Yeah. उसका एनवलप वगैरह कुछ Reception. Okay, may I know who I'm speaking with? So, what's your name basically? Mahindra. Sir, would you mind if I'll give you a call back because I am in mid of a class, online class I'm conducting, and I will just give you a call after 2 if you won't mind. Okay, thank you so much, sir. Thank you. I'll discuss in detail. Thank you. Sorry. So ये हमने 6 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। जैसे कि मैंने आपको ये बता रही थी मैं आपको कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम ट्रांसफर करते हैं हमारे प्रॉपर्टी, सपोज हमारे पेरेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी, एंसेस्टर्स की कोई प्रॉपर्टी, और वो बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं। मैनी टाइम्स इट हैपेंस कि वो अपनी प्रॉपर्टी को बच्चों के नाम करके जाते हैं व्हेनेवर दे जस्ट थिंक दैट दे हैव ग्रोन ओल्ड, या बूढ़े हो गए हैं या कुछ है, और उनको लगता है कि उनकी प्रॉपर्टी की अब वो टेक केयर नहीं करना चाहते हैं, या जो भी रीजन है उनका तो वो उसके अकॉर्डिंगली टाइम के हिसाब से ट्रांसफर करते हैं, या फिर अपनी फ्री कंसेंट से भी अब किसी को भी कोई भी अपनी प्रॉपर्टी इजीली ट्रांसफर कभी भी कर सकता है ना। तो वो सारी चीजें अगर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो उसके भी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं जिसमें कि वो पर्सन अपना कंसेंट, फ्री कंसेंट देता है कि हाँ मैं अपनी मर्जी से और जबरदस्ती मुझसे मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं छीन रहा, और मैं अपनी मर्जी से किसी को ये प्रॉपर्टी अपने उसके नेम कर रहा हूँ, या उसको एज अ गिफ्ट दे रहा हूँ, या अगर नहीं भी गिफ्ट दे रहा है तो कोई जैसे सेल परचेज होता है तो उसमें भी कोई कंसिडरेशन वैल्यू हो जाती है कि इतने अमाउंट का बेसिकली हमारे पास वो है कंसिडरेशन के लिए अमाउंट कि हमने इतने में बेच दिया ये घर या कुछ है, तो वो अमाउंट कंसिडरेशन हो जाता है एक तरह से उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि इतना पैसा वो मुझे दे रहा है, तो मैंने अपना जो प्रॉपर्टी है वो किसी के इस पर्सन के नाम कर दिया या इसको दे दिया। ठीक है, तो वो सर्टेन फॉर्मेलिटीज अगर वो प्रॉपर तरीके से एज पर दी लॉ हो रही हैं तो ठीक है, अगर वो चीज नहीं हो रही है तो वो भी फिर से वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि कल को फिर कोई पर्सन ये बोल सकता है कि इसने तो जबरदस्ती मेरे से प्रॉपर्टी ले ली, मैंने तो दिया ही नहीं किसी को अपनी प्रॉपर्टी, आई एम दी ओनर एंड मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास सारे घर की जो भी हैं जिसको हम कागज बोलते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, दोज आर लाइक रजिस्ट्री एंड ऑल दोज थिंग्स, कि वो हमारे पास है, ये तो जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वो कोर्ट में केसेस चलते हैं और पता चलता है कि ठीक है इसने तो अपनी कंसेंट दी ही नहीं किसी को, ना तो बेचा है ना ही किसी को गिफ्ट किया है, तो हु एग्जैक्टली वुड बी देन दी यू कैन से दी ओनर, या अल्टीमेट कौन उसका वो रहेगा जिस कस्टडी में जिसके रहेगी प्रॉपर्टी, वो फिर कोर्ट अकॉर्डिंगली डिसाइड करता है डिपेंडिंग अपॉन दीज थिंग्स, डिपेंडिंग अपॉन ये चीज के प्रॉपर फॉर्मेलिटीज अगर कंप्लीट नहीं हुई हैं तो वो फिर वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाता है। ठीक है,
Now, there are certain agreements under mistake of law. Mistake of law का क्या मीनिंग है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज नोवेयर डिफाइंड मिस्टेक. गलती क्या होती है उसको डेफिनेशन नहीं दी है कहीं पर भी. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं बताया गया कि मिस्टेक को हम क्या समझेंगे, किस चीज को हम मिस्टेक समझेंगे. हाउएवर इट कैन बी डिफाइंड एज एन एररनेस बिलीव अबाउट समथिंग. लेकिन मिस्टेक्स को हम दो तरीके से पढ़ेंगे कि कोई एक एरर हो सकता है कि हुआ है, या कि कोई ऐसा मान रहा है कि गलती हुई है, तो उस चीज को हम मिस्टेक समझ रहे हैं. एरर बिलीफ का मतलब मानना, किसी का मानना, बट एक्चुअल में वो मिस्टेक लॉ लीगली है या नहीं है उसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन कहीं पर नहीं दी गई है. लेकिन मिस्टेक के बारे में बताया गया है सेक्शन 21 में, और उसको हम किस तरह से पढ़ते हैं, मिस्टेक एज टू अ फैक्ट एंड मिस्टेक एज टू लॉ. एक होता है कि हम कोई सच है बात और हम उसको नहीं मान रहे हैं, दैट इज मिस्टेक एज टू फैक्ट. एंड मिस्टेक एज टू लॉ, लॉ का मतलब है, मिस्टेक एज टू लॉ का मतलब है कि देयर आर सर्टेन इश्यूज जो कि अराइज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सम एरर. कैन बी इन द आईज ऑफ लॉ या कैन बी बाय लॉ ऑल्सो समटाइम्स. ठीक है, तो हो जाता है क्योंकि कोई भी जो इंसान जो लीगली भी है, अवेलेबल एडवोकेट्स हैं या मे बी जो जजेस हैं, कई बार जजेस का फैसला भी गलत हो जाता है. although they are not made to do that, but अगर ऐसा हो जाता है तो there are higher courts then, और उन कोर्ट के पास फिर हम जा सकते हैं. जैसे कि हमें ऐसा लगता है कि जो बहुत बार ऐसा होता है, जो एक छोटे लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हम कोर्ट में गए, हमने अपना केस लड़ा, हमें उसने हमें कुछ एक डिसीजन लिया, कोर्ट का फैसला आ गया और हमें वो डिसीजन गलत लगा. हमें लगा कि लॉ ने गलती कर दी या हम ही प्रॉपर कोई प्रोड्यूस नहीं कर पाए डॉक्यूमेंट्स, तो हम फिर आगे इससे ऊपर वाली कोर्ट में जा सकते हैं, हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं. हाई कोर्ट का भी अगर हमें नहीं ठीक लगा तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. इस तरह से चीजें होती हैं. ठीक है, सो एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ट्रेड क्या होता है, किसी भी चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड है, सेल परचेज का काम है, बिजनेस जिसे हम बोलते हैं, ट्रेड इज बेसिकली द बिजनेस. एवरी पर्सन हैज अ लॉफुल राइट टू डू और अडॉप्ट एनी लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस. कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे रिस्पेक्टिव किसी भी स्टेट में, जो इंडिया की कंट्री का जो हमारा लैंड है, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा था, स्क्रीन दिख रहा है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. सो बेसिकली एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, हर किसी को हमने राइट दिया है, हमारी गवर्नमेंट ने राइट दिया है कि तुम कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हो, प्रोफेशन जो कि लॉफुल है. टीचिंग में जाना है तो कोई टीचर बन सकता है, कोई प्रोफेसर बन सकता है, कोई लॉयर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, कुछ भी जो भी प्रोफेशन हमारा है हम चूज कर सकते हैं. या हम कुछ नहीं करना चाहते तो हम बिजनेस अगर करना चाहते हैं, बिजनेस में कुछ भी नहीं, सेल परचेज करना चाहते हैं, हमें कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, तो हम अपना बिजनेस ऐसा भी कर सकते हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा कोई एक ऐसा एक्सपर्टीज नहीं चाहिए. सेल परचेज का ही काम है, दुकान खोल ली हमने, कोई एक स्टार्ट कर लिया छोटा सा बिजनेस, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ बिजनेस. सेल परचेज का, एक जगह से हमने बल्क में सामान उठाया, इसको थोड़ा सा अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा और एक्सपेंसिव थोड़ा सा उसमें बेच दिया, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ ट्रेड और बिजनेस व्हिच पीपल डू. अगर उस ट्रेड के एग्रीमेंट्स में कुछ कंस्ट्रेंट है, वो भी वॉइड एग्रीमेंट है. Agreements in restraint of trade. If any agreement is made to put restriction over this right, that shall be infringing to his in fundamental right and shall also be against public policy. This is why the Indian contract has specifically declared such agreements as void. यानी कि कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जो कहीं हुआ है या कोई किसी ने कर दिया, सपोज कोई बहुत, जैसे मूवीज में भी देखते हैं बहुत बार ऐसा होता है ना कि तुम यहाँ अपनी दुकान नहीं खोल सकते, तुम यहाँ अपना ये काम नहीं कर सकते, या कुछ ऐसा, या सपोज वो लीगली पैसा एक प्रॉपर्टी के लिए देने के लिए तैयार है या रेंट देने के लिए तैयार है, कोई पर्सन वहां पर कोई काम कर सकता है, तो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी पावर दिखा के उसको स्टॉप नहीं कर सकती ये चीज. दिस इज वॉट इट इज, के एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, कि हम अपना सब चीजें तरीके से, लीगल तरीके से हम अपना काम करना चाहते हैं, प्रोफेशन को चूज करना चाहते हैं, या प्रोफेशन नहीं भी कर रहे हैं तो हम कोई ट्रेड या बिजनेस अपना करना चाहते हैं, बट कोई और अपनी पावर दिखा के, चाहे वो फाइनेंस की पावर हो या किसी भी चीज की पावर हो, वो करके वो अगर रिस्ट्रेन कर रहा है हमारे बिजनेस को होने से, ऐसे एग्रीमेंट्स भी वॉइड है. हमारी मतलब लॉ उनको वो नहीं देता, अग्रीमेंट नहीं देता. nobody can do it with us, then we can go to the court and we can take the जो भी है उस कोर्ट की हेल्प लेके हम अपना एक तरह से jurisdiction ले सकते, jurisdiction की हेल्प लेके हम अपना जस्टिफिकेशन ले सकते हैं.
every agreement by which by which anyone is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind is to that extent void. यानी कि कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जो कि ये कहे, सपोज कोई दो पर्सन ने मिलके जो सुप्रीम पावर है या पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं या पॉलिटिशियंस ही हैं कोई जिनका अच्छा खासा चलता है कुछ, तो और वही कोई एक एग्रीमेंट ऐसा साइन कर लेते हैं दो तीन लोग मिलके कि हम यहाँ पे कोई काम नहीं होने देंगे, या सपोज कोई लैंड है उसमें हम वो बिल्डिंग बननी है या कोई ऑफिस स्टार्ट होना है या कोई मॉल बनना है या कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनना है, कुछ भी, और वो बोलते हैं कि हम ये काम नहीं होने देंगे यहाँ पे, तो नोबडी कैन स्टॉप लाइक दैट। किसी को ये पावर नहीं है कि वो दूसरे को इस तरह से स्टॉप करे। हालांकि ये चीजें होती हैं, अगर आप रियल लाइफ में देखें तो लोग जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो लोगों को ही खरीद लेते हैं अपने अगेंस्ट, या अपनी उन लोगों के अगेंस्ट और अपने फायदे के लिए, और लोग मान भी जाते हैं। हाँ, जहां पर हमें मेजोरिटी से फैसला करना है, सपोज 100 लोग हैं एक जगह पे, 100 लोग रहते हैं, 100 में से 60 लोगों का अगर एक फैसला हो गया तो वो चीज वो लॉ बन जाती है या हो जाता है सक्सेसफुल। तो देन जहां पर 60% लोगों ने हाँ कर दिया, वहां पर वो क्या करते हैं, कुछ लोग पैसे से लोगों को खरीद लेते हैं और अब मनवा लेते हैं फिर अपनी बात की, तुम्हें ये मानना होगा या ऐसा मान लो, या अपनी कंसेंट दे दो, साइन दे दो, फ्री कंसेंट दे दो। लोग भी फ्री कंसेंट दे देते हैं लेकिन पैसा मिलने के बाद, तो एक्चुअल में तो वो उनकी फ्री कंसेंट नहीं हुई, बट वो ये भी नहीं कहते कि हमारी कंसेंट नहीं है क्योंकि उनका कुछ ना कुछ फायदा होता है। तो ये सारी चीजें भी लेकिन है वॉइड, नॉट विच आर नॉट लाइक गुड टू बी फॉलोड, और जिनको की कोर्ट नहीं देता या लॉ हमारा एक तरह से उसको कंसेंट नहीं देता कि ये चीज़ें हो, बट होती हैं। फिर भी मैं आपको बता रही हूँ चीज़ें होती हैं ऐसी, फिर भी लोग एक लेवल पे नहीं रोक पाते। जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा पावर हो जाती है वो लोग कुछ भी करके अपनी बात को ऊपर रख के, और इनफैक्ट लॉयर्स को भी या एडवोकेट्स को भी पैसा देके उनको भी अपने साइड कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली होगा ही क्या, फिर उनकी ही बात मानी जाती है। बट जनरली इफ यू टॉक अबाउट लीगली कि क्या सही है और क्या गलत है या क्या लॉफुल है, तो वो चीजें वॉइड होती हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वन हु सेल्स द गुडविल ऑफ अ बिजनेस में एग्री विद द बायर टू रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग इन अ सिमिलर बिजनेस विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट सो लॉन्ग एज द बायर और एनी पर्सन deriving title of the goodwill from him carries on like a business then, provided that such limits appear in the course reasonable regard being has to नेचर ऑफ द बिजनेस। नाउ क्या होता है कि अगर हम किसी भी, आप सपोज किसी एक कंपनी में ज्वाइन करते हैं जिसमें कि कोई एक ट्रेड है जो कि सपोज आईटी की इंडस्ट्री है, इन्फोसिस इज एन आईटी इंडस्ट्री, ठीक है, विप्रो इज ऑल्सो एन आईटी इंडस्ट्री। तो अगर आप इन्फोसिस के एम्प्लॉई हैं तो आप की कंपनी की गुडविल है जो मैनेज होती है, आप उस कंपनी के नाम को, एक तो गुडविल को खराब नहीं करेंगे जब तक आप उसके साथ हैं, दूसरी चीज किसी और कंपेटिटर जो उस चीज का ब्रांड है उसको आप प्रमोट नहीं करेंगे, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। अगर आप ऐसा करें तो वॉइड है सिचुएशन। जैसे कि मैं इन्फोसिस में काम करती हूँ, मैं बोलती हूँ नहीं नहीं इन्फोसिस बहुत अच्छी कंपनी नहीं है, आईटी के लिए तो गुडविल बहुत जो है वो विप्रो की बहुत अच्छी, विप्रो इज अ वेरी गुड कंपनी, या एक्सेंचर इज अ वेरी गुड कंपनी, या कुछ ऐसा, तो वो विल बी अ वॉइड थिंग, देन वॉइड एग्रीमेंट होगा वो, वी शुड नॉट बी डूइंग इट। या अगर हम काम करते हैं इन्फोसिस के लिए तो हम कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन जो कि रिलेटेड है उससे, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और हम उसको दूसरे लोगों को सेल कर रहे हैं। दूसरे लोगों को मतलब जो हमारे कॉम्पिटिटर, सपोज विप्रो ने बोला कि हमें इन्फोसिस का कुछ एक ऐसा इन्फॉर्मेशन तुम दे दो, और तुम हो इन्फोसिस में, काम इन्फोसिस के लिए कर रहे हो, सैलरी इन्फोसिस से ले रहे हो, और उन्हीं का डेटा चोरी करके आप कहीं बाहर दूसरी जगह पे दे रहे हो। दीज आर ऑल द थिंग्स जो एक तरह से हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और इंडिया में ये सब चीजें होती भी हैं, लोग करते भी हैं, सब कुछ होता है यहाँ पे। बट if somebody would want to stop it, they can take help of the court and they can really go and file a suit, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। agreements in restraint of legal proceedings, every agreement by which any party thereto is restricted absolutely from enforcing his rights under or in respect of any contract by the usual legal proceedings in the ordinary tribunals। tribunals क्या होते हैं? tribunals किसी को अगर पता हो, ordinary tribunals are basically the courts, ठीक है, जहाँ पे फैसले होते हैं, जहाँ पर सुनवाई होती है, जहाँ पर केसेस एक्चुअली में दोनों एडवोकेट्स अपनी बात रखते हैं, प्रूफ्स दिखाते हैं, कुछ प्रूव करते हैं, मतलब एक तरह से जिसको हम बोलते हैं कि बहस होती है जहाँ पे, तो दोज कोर्ट्स आर बेसिकली द ट्रिब्यूनल्स,
ठीक है, और which limits the time within which he may thus enforce his rights is void to that extent. ये पॉइंट समझ आया आपको? अग्रीमेंट्स एंड रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। लीगल प्रोसीडिंग्स का मतलब ही ये है कि लॉफुली कोर्ट में कुछ प्रोसीडिंग हो रही है। प्रोसीडिंग का मतलब चाहे तो डेट, कोर्ट की डेट है तो उसमें सुनवाई हो रही है, एक एडवोकेट अपने कुछ प्रूफ कर रहा है दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए या गलत दिखाने के लिए, कुछ प्रूफ सबमिट कर रहा है जज के सामने। तो ये सब लीगल प्रोसीडिंग्स हैं कि लोग मतलब जज के सामने दो एडवोकेट्स अपने अपने पॉइंट्स रख रहे हैं और दूसरी पार्टी को गलत ठहरा, दोनों का पॉइंट यही होता है, दोनों पार्टीज एक दूसरे को गलत ठहराने की कोशिश करते हैं कोर्ट में, और जो जितने ज्यादा से ज्यादा प्रूफ अपने पास इकट्ठे करके दूसरी पार्टी के अगेंस्ट या अपने अपने फायदे में लेके आ पाता है कोर्ट का फैसला, या जज जो है उसके अगेंस्ट, उसके एक नॉट अगेंस्ट बट उसके साथ उसको फैसला करके जो भी मिलता है डिसीजन जज का वो उसके अकॉर्डिंग होता है। तो कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जो कि किसी लीगल प्रोसीडिंग को रोके, दैट इज ऑल्सो वॉइड। जैसे कि लीगल प्रोसीडिंग में सपोज मैं एक विटनेस हूँ, मुझे जाना है कोर्ट में आज गवाही देने किसी के अगेंस्ट, फॉर एग्जाम्पल सो देन बेसिकली और मुझे रोका जा रहा है, the other party's person is actually restraining me, रोक रहे हैं मुझे to actually reach to the court। देखते हैं ना मूवीज में ऐसा होता है कि वो दूसरी पार्टी के विटनेस को रोकने की कोशिश करता है या एडवोकेट को ही रोकने की कोशिश करते हैं रास्ते में कि ये कोर्ट तक ना पहुंच पाए, लेट हो जाए और केस खत्म हो जाए या एटलीस्ट आज की डेट खत्म हो जाए, कुछ ऐसा। सो दोज एग्रीमेंट्स जो कि कोई भी लीगल प्रोसीडिंग को रोकने का काम करे, दैट इज ऑल्सो वॉइड एंड पनिशेबल बाय द लॉ। कि अगर कोई ऐसा कर रहा है कि कोई अब लीगल प्रोसीडिंग होने वाली थी और उसको आप रोक रहे हैं, किसी तरह से उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वो वॉइड है। ठीक है, जैसे कि दिस सेक्शन शैल नॉट रेंडर इलीगल अ कॉन्ट्रैक्ट by which two or more persons agree that any dispute which may arise between them in respect to any subject or class of the subjects shall be referred to arbitration, or that only amount awarded in such arbitration shall be recoverable in respect to the dispute or so referred। यानी कि कोई भी दो पार्टीज अगर हैं और वो आपस में कोई एक ऐसी चीज कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, तो और उसके बाद फिर कोशिश करते हैं कोर्ट से आर्बिट्रेशन की या कुछ एक ऐसा अवार्ड लेने की दूसरी पार्टी से इन अगेंस्ट द लॉस, कि मेरे को इस वजह से इसके काम करने से मेरे को इतना लॉस हुआ है, तो इस लॉस को वो दूसरा मेरे को बेयर करे या कोर्ट से एक तरह से रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कैश। जनरली ज्यादातर रिवॉर्ड जो है वो कैश के फॉर्म में होता है, जो कि एक पार्टी अपना लॉस होने की वजह से दूसरी पार्टी से क्लेम करती है। तो अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ ये ठीक क्लेम कर रही है तो ऐसा होता है, वो रिवॉर्ड दिलवाता है कोर्ट, टाइम दे देता है दूसरी पार्टी को, दिस इज द टाइम, इतने टाइम के अंदर अंदर तुम्हें इतने अमाउंट का या तो डीडी देना है इस पर्सन को या कैश देना है। डीडी ही होता है, कोर्ट में डीडी से ही काम चलता है, डिमांड ड्राफ्ट जिसको हम बोलते हैं, चेक नहीं चलता है, कैश भी नहीं चलता है। ठीक है, तो देन कोर्ट गिव्स द ऑर्डर टू द अदर पार्टी, अगर उनको लगता है कि दूसरी पार्टी अग्रीव्ड है और ठीक वो क्लेम कर रही है रिवॉर्ड अपने किसी लॉस के अगेंस्ट, तो ये सब चीजें होती है। ये आप एग्जाम्पल से डिटेल में सब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जितना ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप रियल टाइम एग्जाम्पल, जैसे वैसे तो मैं आपको समझा ही रही हूँ एग्जाम्पल्स देके, बट और ज़्यादा जितने एग्जाम्पल्स आप पढ़ पाएंगे या जान पाएंगे आपको वो टॉपिक उतना क्लियर होता जाएगा। लॉ थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे ना, सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा आपको बोरिंग भी लगेगा और थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट और टिपिकल भी लगेगा। इसमें बहुत सारे सेक्शंस भी होते हैं। सेक्शंस आपको जितना सेक्शन ज्यादा से ज्यादा याद कर सकते हो उतना अच्छा है। अगर सेक्शन याद नहीं हो रहे हैं तो, और आपका पेपर सब्जेक्टिव होता है, सपोज कोरोना ये सब चीजें खत्म हो जाती है और आपके पेपर जैसे होते हैं यूनिवर्सिटी के सब्जेक्टिव बड़े क्वेश्चंस आंसर्स करने वाले, वैसा होता है, तो आप सेक्शंस गलत नहीं डालना। आप नहीं डालो एक बार को तो चलेगा, बट गलत सेक्शन नहीं डालना। जो भी एग्जामिनर होता है उसे आप सेक्शंस एंड एवरीथिंग याद रहते हैं, और आप गलत डालोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। इससे बेटर है कि गलत अगर है या आपको नहीं याद है तो आप नहीं डालो, बट ट्राई रिमेम्बरिंग इट, ट्राई लर्निंग दीज थिंग्स। क्योंकि लॉ में बेसिकली हर चीज कौन से सेक्शन में, कौन से एक्ट में कहाँ पे डिफाइंड है, वो सेक्शंस अगर हमें याद होंगे तो ही हम क्लियर अच्छे एडवोकेट बन पाएंगे। बट यू गाइज हैव डिफरेंट सब्जेक्ट, जो एक तरह से कोर्स है आपका डिफरेंट है और आप लॉ नहीं कर रहे हैं,
तो दिस इज बिजनेस ऑफ, बट यू शुड बी नोइंग एग्जैक्टली के, और अगर नहीं आपको सेक्शंस याद हो रहे हैं तो प्लीज गलत नहीं लिखिएगा, ठीक है। क्लास अभी ओवर हो जाती है। ये एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड, ये हम कल करेंगे 4th पेज से स्टार्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से, मतलब नेक्स्ट वीक मंडे से करते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चंस